हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 3। लेसन का नाम है बस की यात्रा और इसके लेखक कौन हैं? हरिशंकर प्रसाई। लेखक कौन हैं? हरिशंकर प्रसाई। और हरिशंकर प्रसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई थी। इस पाठ में लेखक ने अपने समय की एक बस की यात्रा का अनुभव अपने साथ साझा किया है, शेयर किया है अपने साथ। जब वो एक बार इस बस में यात्रा कर रहे थे, उस समय की बात को उसने एक हास्य व्यंग्य के रूप में हमारे सामने इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आपने भी की होगी ना बस की यात्रा, और आपका भी अनुभव रहा होगा, अच्छा या बुरा कुछ तो। ऐसे ही इसने अपने खुद की बस की यात्रा, यानी खुद एक बार ये इस बस में बैठ के गए थे, इस टूटी फूटी सी बस में जो दिखाई दे रही है आपको, और उस समय की बात को हमारे साथ साझा किया है। देखिए, सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार का मतलब बेटा मजाकिया या कॉमेडी टाइप में। हरिशंकर प्रसाई की रचना बस की यात्रा यातायात की दुर्व्यवस्थाओं पर व्यंग्य करती है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यातायात की दुर्व्यवस्था यानी बुरी अवस्था के बारे में बताया है या उसके ऊपर एक मजाक किया है। यह निबंध एक हास्यपद निबंध है, यानी ये एक हास्यपद मजाकिया रूप में, जिसमें लेखक ने एक पुरानी बस की हालत का हास्यपूर्ण तरीके से वर्णन किया है कि इसने एक पुरानी बस की हालत को, कि वो जो पुरानी बस है उसकी हालत कैसी है, उसको एक कॉमेडी रूप में वर्णन किया है। इन्होंने टूटी फूटी बस के माध्यम से जर्जर परिवहन साधनों पर ताना कसा है। एक बिल्कुल टूटी फूटी बस थी, बहुत बुरी हालत थी उस बस की, उसके माध्यम से यातायात के साधनों पर एक व्यंग्य कसा है। देखो बेटा कैसे। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। लेखक के साथ उसके 4 मित्र और भी थे। लेखक के साथ वो 5 थे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। देखो बेटा, ये कहाँ से कहाँ चले हैं? पन्ना से चले हैं ये सतना के लिए, और जो और बस थी वो घंटे भर बाद मिलनी थी, जो जबलपुर की ट्रेन का समय पर पहुंचा देती थी, और सुबह घर पर सभी को पहुंचना था क्योंकि सुबह उन्हें काम पर जाना था, इसलिए उन्होंने इसी समय जाना उचित समझा। लेकिन कुछ समझदार लोगों ने इनको सलाह दी कि जो शाम वाली बस जाती है इससे सफ़र नहीं करें या यात्रा नहीं करें, इसमें वो ना जाएं। फिर इन्होंने पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तब लोगों ने कहा कि नहीं, बस डाकुओं से भी बुरी है, यानी बस खुद डाकू है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। बेटा, वृद्ध होता है बूढ़ा, और वयोवृद्ध बहुत ज़्यादा बूढ़ा, जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर हो। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वयोवृद्ध में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? बेटा, इसमें लेखक ने बस को वयोवृद्ध रूप में दर्शाया है कि बस की हालत को देखकर उसके ऊपर दया आती थी,
क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। सदियों के अनुभव, यानी उसको चलते हुए सदियां हो गई थी, काफ़ी समय हो गया था, उसके अनुभव के निशान उसके ऊपर थे। और लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। अर्थात वो बस इतनी ज़्यादा वयोवृद्ध थी कि बैठने वालों को भी फील होता था कि इतनी बूढ़ी बस जो है, इसमें अगर हम बैठेंगे तो इस बस को ही कष्ट होगा, दुख होगा। यह बस तो केवल अब पूजा के योग्य है, इससे सफ़र नहीं करना चाहिए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? देखो, जिस कंपनी की वो बस थी उसका एक हिस्सेदार, यानी उसका एक कंपनी का हिस्सेदार भी उसी बस में सफ़र कर रहा था। और हमने यानी इन सभी मित्रों ने मिलकर उस बस के हिस्सेदार से पूछा कि यह बस चलती भी है? और वो बोला, चलती क्यों नहीं, ये तो अभी चलेगी, देख लेना। तो पांचों मित्र बोलते हैं कि हम भी देखना चाहते हैं ये चलेगी कैसे। तो वो जो कंपनी का हिस्सेदार है वो कहता है कि अपने आप चलेगी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। फिर लेखक ने हिस्सेदार की बात सुनकर कहा कि गजब हो गया ये तो, कि ऐसी बस अपने आप चलेगी। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। ये सब फिर अपने आप में मजाक कर रहे थे बेटा सभी। जो उनमें से एक डॉक्टर मित्र था, उसने कहा, डर किस लिए रहे हो, डरो मत, ये बस तो काफ़ी अनुभवी है, इससे काफ़ी अनुभव हो चुका है यात्रा करने का। नई नवेली यानी कोई नई बस थोड़ी ना है, जो ये इतनी अनुभवी है, तो इस बस पर हमें ज़्यादा विश्वास होना चाहिए कि यह हमें अपने बेटों की तरह गोद में लेकर हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर, आदमी को कूच करने के लिए एक नियत चाहिए। देखो, जो बस में बैठे यात्रियों को छोड़ने के लिए आए थे, वो उन यात्रियों को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो आखिरी विदा दे रहे हैं उनको, कि उनके बाद वो कभी भी नहीं मिलेंगे। उन छोड़ने वालों की आंखें जो थी वो कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, कि संसार में मरना और जीना तो हमेशा का ही काम है, ये तो होता ही रहता है। जो आया है, जिसने जन्म लिया है सो जाएगा, वह मरेगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु संभव है, चाहे वो राजा हो, रंक हो, या फिर कोई फ़कीर हो। आदमी को कूच करने के लिए एक नियत चाहिए। लेकिन फिर इसने कहा है कि आदमी को जाने के लिए, काम पर जाने के लिए एक नियत यानी कोई कारण होना चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ोन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। देखो बेटा, वो लास्ट में वो जो बस है वो स्टार्ट हो गई, वो चलने लगी, इंजन से आवाज़ आने लगी, और इंजन से ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे सभी को यही लग रहा था कि जैसे सभी यात्री इंजन के भीतर बैठे हैं। बस के भीतर नहीं, इंजन के भीतर बैठे। वो इंजन इतना ज़्यादा शोर कर रहा था। कांच बेटा, जो खिड़कियों के शीशे होते हैं बेटा, वो बहुत कम बचे हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा शीशे थे उसके, वो ख़त्म हो चुके थे। और जो बचे हुए थे उनसे यात्रियों को बचना था कि कहीं वो उनको ना लग जाएं। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए, यानी उन जो खिड़कियों में शीशे बचे हुए थे उनसे दूर जा बैठे, कहीं वो उनको लगने जाएं। इंजन इतनी ज़ोर से शोर कर रहा था कि इन सबको लग रहा था कि जैसे सभी की सीट के नीचे इंजन हो। जो जहाँ बैठा है उसको यही लग रहा था कि मेरी सीट के नीचे इंजन रखा है। इतनी ज़्यादा शोर हो रहा था बेटा उस इंजन से। बस सचमुच चल पड़ी, और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय आंदोलन
सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। और बस लास्ट में चल पड़ी और बस के चलने पर लगा कि जैसे स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए थे, असहयोग मतलब सहयोग ना करना, साथ ना देना, सविनय अवज्ञा, सविनय विनय के साथ, अवज्ञा आज्ञा की अवहेलना करना, आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। जिस समय गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन चले थे, उस समय यह बस अवश्य जवान रही होगी। और उस समय ट्रेनिंग मिल चुकी थी, जैसे इस बस को उस समय ट्रेनिंग मिल चुकी थी कि यह अनुभव कर चुकी थी चलने की। हर हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था, यानी जो बस के जितने भी हिस्से थे वो एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे, वो उससे दूर जा रहे थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब बेटा विनम्रता के साथ किसी आज्ञा की अवहेलना करना, कि उसको न मानना। सीट का बाड़ी से असहयोग चल रहा था। जो सीटें थी वो बस की बाड़ी के साथ नहीं बल्कि बस की बाड़ी से दूर जा रही थी। कभी लगता सीट बाड़ी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बाड़ी आगे भागी जा रही है। बेटा वो बस थी, उसकी इतनी बुरी जर्जर हालत थी, इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी कि जो सीट थी वो बस की बाड़ी को छोड़कर जैसे ही वो चल रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे बाड़ी पीछे रह गई और सीट आगे निकल गई। और कभी कभी ऐसे लगता था जैसे बाड़ी आगे भागी जा रही है और सीट पीछे रह गई। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। जब वो बस 8-10 मील की दूरी पर चली तो जो हमारे मन में जितने भी भेदभाव थे वो सभी समाप्त हो गए और समझ में आने लगा कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। एकाएक बेटा अचानक बस रुक गई और इसको ड्राइवर को लगा कि जो पेट्रोल की टंकी है उसमें छेद हो गया, सुराख हो गया और पेट्रोल गिरने लगा है। तो इस पर ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल लिया सारा और उसे अपने बगल में रख लिया और जो इंजन की नली थी उसको बाल्टी में डाल दिया, जिससे उसको इंजन को तेल मिलता रहे। अब बाकी लोगों को उम्मीद थी, यानी अब लेखक खुद सोच रहा था कि थोड़ी देर के बाद जो कंपनी का हिस्सेदार है वो इस पूरे इंजन को ही निकालकर अपनी गोदी में रख लेगा, जैसे कि उसने ड्राइवर ने पेट्रोल को निकालकर अपने पास रख लिया, ऐसे ही वो इंजन को निकालेगा और अपनी गोद में रख लेगा और उससे फिर नली से पेट्रोल पिलाएगा और फिर जो नली है उससे इंजन को पेट्रोल पिलाएगा। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको माँ दूध पिलाती है ना, वो जो निप्पल आता है जिसको प्लास्टिक की जो दूध की शीशी होती है उससे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, यानी जो बस की जो गति थी वो 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकते थे, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। लेखक को अब लग रहा था कि कोई भी बस का हिस्सा कभी भी टूट सकता है, कभी भी खराब हो सकता है या ब्रेक फेल भी हो सकते हैं, बस के स्टीयरिंग जो है वो टूट जाएगा। ये लेखक अपने मन में सोच रहा था। और प्रकृति के दृश्य यानी कि वो जो बस के अंदर बैठने के बाद बाहर का जो दृश्य दिखाई दे रहा था वो बहुत अच्छा था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक कहता है कि जो प्रकृति का दृश्य है, जो चारों ओर बस के दोनों ओर जो हरे भरे वृक्ष थे वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, उनके ऊपर पक्षी बैठे हुए थे, लेकिन मुझे हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। क्यों दुश्मन लग रहा था बेटा? क्योंकि जो भी पेड़ आएगा
उससे डर लगता कि ब्रेक फेल हो जाएंगे और बस इस पेड़ से टकरा जाएगी, इसलिए उसको वो दुश्मन लग रहे थे। वह निकल जाता तो दूसरे, यानी एक पेड़ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार रहता कि अब ये तो निकल गया तो चलो बच गई, अब तो दूसरा पेड़ आएगा उसके अंदर जाके बस टकराएगी। झील दिखती तो सोचता कि बस गोता लगा जाएगी, और जैसे ही पानी की झील दिखाई देती तो ये लगता कि बस इसी के अंदर जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी, अचानक से बस फिर से रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। तरकीबें होता है बेटा तरीके अपनाना, कि ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीब यानी तरीका अपनाया लेकिन बस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के जो हिस्सेदार थे वो अब भी कह रहे थे कि जो हमारी बस है वो तो एकदम फर्स्ट क्लास है, यानी बहुत अच्छी है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि ये तो इत्तेफाक यानी कोई घटना ही है कि क्षण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षण चांदनी बेटा हल्की हल्की चांद की रोशनी, क्योंकि उस बस की तो लाइटें थी ही नहीं, और चांदनी रात में ही तो वो चल रही थी, और वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय यानी बुरी दशा लग रही थी उस बस की। जब वो थोड़ी सी जो चांदनी थी, चांद की चांदनी जिसमें से कुछ दिख रहा था, तो वो जो बस दिख रही थी उसमें बहुत बुरी लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। वो खड़ी बस ऐसे लग रही थी जैसे कोई बूढ़ी औरत थकावट के मारे बैठ गई है, और हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। यानी उनका मन दुखी था कि कितनी बूढ़ी औरत है और इस पर बैठकर हम लदे आ रहे हैं, यानी चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इसी बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। प्राणांत प्राणों का अंत हो जाना या मर जाना, ख़त्म हो जाना। बियाबान सुनसान जंगल में इसकी अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। अगर इसके प्राणों का अंत यहीं हो गया इसी सुनसान जंगल में, तो हमें इसका अंतिम संस्कार यहीं करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। जो बस कंपनी का हिस्सेदार था उसने इंजन को खोलकर उसमें कुछ सुधार किया, बस आगे चली, और सुधार करने के बाद बस फिर से चल पड़ी। उसकी चाल और कम हो गई थी, और पहले से भी अब उसकी गति कम हो गई थी। आगे का पार्ट बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।